सबसे पहले तो जब हवाई जहाज़ काठमांडू से चल के लखनऊ के ऊपर के करीब आया तो उस वक़्त ये पता लगा कि अपने कोर्स से हट रहा है और वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ये पता लगा कि कुछ चीज़ें अब नॉर्मल हैं और ये बातें जो थी वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोगों को पता लगी और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और जो भी लोग थे, कंसर्न लोग थे, उन लोगों को अलर्ट किया गया, एविएशन वालों को, इंटेलिजेंस वालों को, सिक्योरिटी वालों को। तो सब लोगों ने अपनी अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। प्लेन हाईजैक हो गया तो जो मुश्किल थी वो तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप थी जिसका मैं मेंबर नहीं था, इसलिए वो DIB साहब थे, मैं स्पेशल डायरेक्टर था IB के अंदर में। इसलिए उनकी मुश्किल सबसे पहले यही रही होगी कि इस प्लेन को किस तरह से हिंदुस्तान की सीमा से बाहर ना जाने दिया जाए और किस प्रकार से उसको रोका जाए। जब ये पता लगा कि अमृतसर में है तो किस तरह उसको अमृतसर में रोका जा सकता है। ये सबसे पहली मुश्किल प्रैक्टिकल टर्म में जब होने के बाद ये बड़ी मुश्किल थी और उस समय कोशिश की, वो जो कोशिश थी नाकाम रही। जो काम होने चाहिए थे शायद वो नहीं हो पाए समय पर और इस कारण वो सबसे पहली मुश्किल थी जिसके ऊपर विजय नहीं पाई जा सकी। सरकार ने जब ये फैसला किया कि नेगोशिएशन हम करेंगे, जैसे 26 तारीख की बात थी, और जनता का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर ये था कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को, जो रूपेन कटियाल की किलिंग के बाद, कि इसको इन लोगों को सेफली वापस लाया जाए। तो पहला सामना मेरा उसी वक्त हुआ कि जब मुझे ये हुआ कि मुझे कहा गया कि मैं स्पेशल एयरक्राफ्ट से काबुल जाऊँ, वो कंधार जाऊँ। वहाँ पर जाने के बाद जो महसूस हुआ वो ये था कि हाईजैकिंग नेगोशिएशन कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन नहीं होती। वो नेगोशिएशन होती है मेनली समय को गेन करने की, 3 चीज़ों को हासिल करने के लिए। पहली बात कि जो हाईजैकर्स हैं वो किसी भी यात्री को या केबिन क्रू को नुकसान न पहुंचाएं और इसलिए उनको बातों में उलझाकर हम समय को गेन करें। दूसरा होता है मकसद कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी सरकार को या जिस देश में हाईजैकिंग हुई है वहाँ की सरकार को मौका दें कि वो अपनी कार्रवाई के लिए तैयारियां शुरू करें, ताकि वो सोचें कि जो भी उनके रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके रेस्क्यू की तैयारियां शुरू करें। और तीसरा मकसद ये होता है कि उनके साथ आप बातचीत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गेन करें। उनका मोराल क्या है, फिज़िकल फिटनेस कैसी है, कितने लोग हैं, किस तरह के हथियार हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना उनका मनोबल मजबूत लगता है, क्या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या हम उनको बातचीत के द्वारा टायर आउट कर सकते हैं और तब उपयुक्त समय के ऊपर में जो भी कार्रवाई हो वो की जा सके। ये नेगोशिएशन कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन या पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं होती। ये एक लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए किया गया एक टैक्टिकल कदम होता है। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि इन तीनों सिचुएशंस पर हम लोग काफ़ी कमज़ोर की हालत में थे। पहली बात तो ये थी कि हाईजैकर्स ऐसी स्थिति में नहीं थे कि जहाँ हम उनको टायर आउट कर सकें, क्योंकि उनको खाना भी मिल रहा था, उनको दवाइयाँ भी मिल रही थी, वो बाहर भी आ रहे थे और अंदर भी जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि उनमें असुरक्षा की कोई भावना नहीं थी। उनको ये कोई डर नहीं था कि इस ज़मीन के ऊपर में हमारे ऊपर में अटैक हो सकता है और हमारे को कोई भी आदमी ओवर पावर कर सकता है, चाहे वो बाहर से आने वाले कमांडो हों, चाहे वो यहाँ की सरकार हो या पैसेंजर्स ही हों। तो सबसे बड़ी मुश्किल जो कि नेगोशिएशन के लिए होती है कि अगर वो प्रेशर में ही नहीं है तो फिर आप उनसे क्या बात करेंगे, उन पर क्या दबाव डालेंगे। दूसरी बात ये कि हम लोग, जो नेगोशिएटर होता है वो कभी दबाव में नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने होम ग्राउंड में होता है या सिक्योर ग्राउंड में होता है, जहाँ पर उसकी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का सपोर्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। यहाँ पर हम लोग ऐसी पोजीशन में थे कि जहाँ पर हम लोग वल्नरेबल थे। हमारे चारों तरफ तालिबान के लोग थे, उनके टैंक्स थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, उनके थ्रू हम लोगों को नेगोशिएट करना पड़ रहा था। ISI के लोग वहाँ पर थे। तो एक दूसरी मुश्किल थी कि हाईजैकर्स को भी ये पता था कि हम लोग प्रेशर में हैं, हम ऐसी टर्राइन में हैं जो कि होस्टाइल टर्राइन है। तीसरी बात ये थी कि उनके बारे में इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए जितना हम बातचीत से कर सकते थे उतना तो हम कर रहे थे, लेकिन हमसे ज़्यादा उनको पता था हिंदुस्तान में क्या हो रहा है,
इसलिए वो बार बार नेगोशिएशन के दौरान करते, देखिए अभी अभी जी टीवी के अंदर में ये खबर आई है, क्योंकि ISI वाले उनका मिनट टू मिनट बता रहे थे और हमेशा उनका रिफ्रेन ये होता था कि आप क्या करेंगे, आपकी भी तो मजबूरी है, अपनी जनता को देखिए, अपनी मीडिया को देखिए, जो आपकी सरकार को मजबूर करेगी आपको तो छोड़ने ही पड़ेंगे, आप इससे हट नहीं सकते। तो प्रेशर जो ग्राउंड सिचुएशन का प्रेशर था वो उनके लिए एक इंटेलिजेंस इनपुट था जो कि उनके फेवर में था। और हमारे को अगर कोई इनपुट अवेलेबल हुई भी और हमें पता भी लग गया कि वो कौन लोग हैं क्या हैं, तो हमारे पास उस इंटेलिजेंस को, उस इंफॉर्मेशन को फ्रुक्टिफाई करने के लिए जो साधन उपलब्ध हो सकते थे वो तालिबान की सरकार, वहाँ की जो लोकल सरकार थी, वो देने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ की सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं थी वो कोई कार्रवाई करे। और जब हमने उनसे कहा कि आप कुछ मत करें लेकिन हमें कार्रवाई करने की छूट दे दें, हम जो चाहें वो करें और हम इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी ज़मीन के ऊपर में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगे जिसमें खून खराबा हो। हम उनके साथ वायरलेस सेट के ऊपर में बातचीत कर रहे थे और जो भी उनके साथ टर्म्स थी वो हमारे को सुनाई दे रही थी और हमारी मैसेज उन तक पहुंच रहा था। जब उन्होंने ये डिमांड पुटअप करी, ये नेगोशिएशन शुरू होने के करीबन 24 घंटे के बाद या काफ़ी देर के बाद की, शुरू में तो वो बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स के तौर पर बात कर रहे थे। जब उन्होंने ये डिमांड पुटअप की तो उसके अंदर में उन्होंने 35-36 आतंकवादियों को छोड़ने की एक हमें लिस्ट दी, फारूक अफगानी, सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी को एक्सह्यूम करने के लिए और वापस करने के लिए कहा और $200 मिलियन की मांग की। और जैसे बातचीत होती रही तो सबसे पहले जो डिमांड्स उन्होंने गिव अप कर दी वो सज्जाद अफगान की बॉडी को वापस करने की और $200 मिलियन की को देने की बात उन्होंने कहा कि ये डिमांड हम छोड़ते हैं। संभव है कि ये डिमांड उनके बारे में वो बहुत सीरियस नहीं थे, लेकिन हमको जो वहाँ के तालिबान के ऑफिशियल्स थे, हमारे साथ एक मिनिस्टर थे उनके कानूनी, और उन्होंने जो हमें बताया, मुत्तवकील कानूनी नहीं, मुत्तवकील जो थे उनके जो मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बताया कि हमने उन्हें यह मना किया है कि इस्लाम के मुताबिक इस तरह की डिमांड करना अन इस्लामिक है और इसलिए हम इसे मंजूर नहीं करते। लेकिन हाईजैकर ने ये डिमांड ड्रॉप कर दी, लेकिन होस्टेजेस, बाकी जो बंदी लोग थे, उनको छोड़ने के बारे में उन्होंने अपनी डिमांड कायम रखी। और उनका हमेशा यही था कि हम लोग तो फिदाइन हैं, हम लोग तो मरने के लिए आए हैं, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मर सकते हैं और हम इन पैसेंजर्स को भी उड़ा देंगे, और अब तो हमारे को अपनी जान का भी खतरा नहीं है, इसलिए अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, जिम्मेदारी आपके ऊपर में होगी। तो वो इस तरह की डिमांड्स पुटअप करेंगे। ये डिमांड कि वो किन लोगों को छुड़वाना चाहते थे, किस ग्रुप के थे, क्या उनकी पॉलिटिकल डिमांड थी, ये उन्होंने हमें काफ़ी देर के बाद बताया। शुरू में तो उनका यह था कि कश्मीर को छोड़ें, हमें तो कश्मीर की आज़ादी चाहिए, कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो। वो इसी तरह की बातें करते जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। एक दो बार बीच में उन्होंने जो क्रू के मेंबर्स थे उनको एक सेकंड या 2 सेकंड के लिए, मतलब शॉर्ट स्पैन के लिए बातचीत करने के लिए, कोई सिग्नल देने के लिए हमने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे सब पैसेंजर्स ठीक ठाक हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने सवाल ये पूछ लीजिए, हम इनको दे रहे हैं, और उन्होंने कहा सब ठीक है। इस तरह के बीच में वो इंटरलूड हुए, लेकिन बाकी उन्होंने सारे के सारे कम्युनिकेशंस को टोटली मोनोपोलाइज करके रखा। एज ए प्रोफेशनल ना आप झुकने की बात करते हैं और ना आप खड़े होने की बात, आप एक प्रोफेशनल तरीके से इसको देखते हैं। प्रोफेशनल चैलेंज ये था कि रूपेन कटियाल को मार दिया गया था, वो ऐसी जगह पर जबकि वो हॉस्टाइल टेरिटरी में नहीं, फ्रेंडली टेरिटरी में था, जबकि वो दुबई के अंदर में एयरफोर्स के एयरपोर्ट में था। यहाँ पर आने के बाद में उनके ऊपर में फिजिकल एक्शन लेने की कोई संभावनाएं नहीं थी। वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहाँ पर एक्सेस करने के लिए अगर हमें लोगों को लाना भी पड़े तो हमको जहाज़ लाने के लिए शायद पाकिस्तान से परमिशन भी नहीं मिलती, और उसके लिए कितने लोग चाहिए वो भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है अगर उनके नीचे टैंक्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और आर्टिलरी गन्स वगैरह वहाँ पर वो थे। और उसके अलावा अगर हम ये कोशिश भी करते थ्योरेटिकली, हालांकि ये, तो सबसे पहले जो नुकसान होता वो पैसेंजर्स का होता, क्योंकि वो प्लेन तो उड़ा ही दिया जाता। उसके बाद की लड़ाई में क्या होता वो अलग बात है। इसलिए आपका अगर ऑब्जेक्टिव लोगों की जान को बचाना था, अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपनी डिमांड्स को मिनिमाइज़ करें और अपने को वो करें, तो ये एक था कि एक प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर में गिवन टाइम फ्रेम के अंदर
और हमारे को 31 दिसंबर तक जिस तरह का दबाव आ रहा था कि जल्दी से जल्दी वो करें, देश के अंदर में बहुत ज़्यादा एक वैसी भावना पैदा हो रही थी। और राष्ट्र का मनोबल एक बड़ी भारी चीज़ होती है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी फौज, कोई भी ये इस चीज़ को इस तरह के कदम नहीं लेती है जिससे राष्ट्र का मनोबल टूट जाए। अगर राष्ट्र का मनोबल ये होता कि हमारे इतने लोग बेगुनाह वहाँ पर मारे जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोफेशनल तरीके से अगर हम अपने गेन्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की। मलाल तो ज़रूर है। एज ए नेशनलिस्ट राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के एक गौरव को एक वो लगा, इसका मलाल है। हम वो नहीं कर पाए जो कि एक हमारे शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को कंट्री से बाहर नहीं ले जाने के लिए। इसका एज ए नागरिक मलाल ज़रूर है कि हम लोग ये नहीं कर पाए। लेकिन इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज़ के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था। और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहाँ पर थे, कि आप लोग आज़ाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का ज़रूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे और इनके अंदर में उस वक़्त में एक राष्ट्रीयता की भावना जितनी होनी चाहिए, जो नेचुरल था, शायद इतने समय तक कोई भी रहता तो वो होता। तो ये मुझे लगा कि जो हाईजैकर्स थे उनका मनोबल और उनको जो सपोर्ट था वहाँ पर ISI का, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री होते हुए, पाकिस्तान एक सिग्नेटरी होते हुए यूनाइटेड नेशंस के एंटी हाईजैकिंग लॉज के बारे में, उन लोगों को इतनी पनाह और इतना वो दे रहा था और हम पाकिस्तान को डील नहीं कर पाए इफेक्टिवली। और उसके बाद की बात घटनाओं पर जो घटनाएं होती चली, पाकिस्तान ने हमारे को ब्लीड किया। इस बात का मुझे ज़रूर दुख है कि वो घटना अगर हो भी गई तो हमें 2 कदम ज़रूर उठाने चाहिए थे। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत कदम और दूसरे 3 लोगों को उन्होंने छुड़वाया ज़रूर, लेकिन 33 लोग ऐसे बच गए थे जिनके के लिए डिमांड हुई थी और जो हमने नहीं छोड़े थे। शायद हम अपने कानून में ऐसा परिवर्तन कर सकते थे और हमें करना चाहिए कि अगर कोई आदमी बंदी हो और उनको छुड़ाने के लिए किसी ने प्लेन को हाईजैक किया या किसी को किडनैप किया, तो उन लोगों के लिए जो प्रिज्यूम हो, ये कानून प्रिज्यूम करेगा कि वो लोग टेररिस्ट हैं और वो गिल्टी हैं। अपनी इनोसेंस प्रूव करने का ओनस उन पर होगा, पुलिस के ऊपर में नहीं। तो कम से कम उसके आधार पर हम उन्हें सज़ा दिलवा पाते। शायद अभी भी उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको कि हम सज़ा नहीं दिलवा पाए हैं। अगर उनके सामने ये उदाहरण बनता भविष्य के लिए कि अगर हमारे लोग नहीं छूटे, उसके बाद में उनको जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम उनको एक हमेशा के तौर पे ये नहीं मिल सकती है कि ये उसको ग्रांटेड ले। वो हमारी जनरोसिटी को, वो हमारी उदारता को हमारी कमज़ोरी के रूप में परिवर्तित नहीं कर सके।